हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। क्या आपको पता है कि अभी सीरिया में एक तख्ता पलट हुआ है, पर उसके बाद सवाल रशिया पे क्यों उठ रहे हैं? क्या वजह है कि इस हार में जो सीरिया में हुई है प्रेसिडेंट असद की, उसके लिए परेशानी रशिया की बढ़ चुकी है? और क्या स्टेक्स है इसमें रशिया के? और क्यों अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुतिन टर्की के साथ मिल चुके हैं? और क्या वो जिस हद तक कोशिश कर सकते थे उस हद तक उन्होंने कोशिश की ही नहीं कि सीरिया को बचाया जा सके? आखिर क्या है पुतिन की सीरिया प्रॉब्लम, और क्यों अचानक से पुतिन और रशिया फंस चुके हैं एक ऐसे जाल में जहां हर तरफ से वो कमजोर होते जा रहे हैं? क्या है ये पूरी कहानी? आइए जानते हैं इस वीडियो में, समझेंगे सब कुछ, मैप्स, लोकेशंस, हर एंगल के साथ। स्वागत है आपका ओनली आईएएस में। सबसे पहले जानते हैं कि हो क्या रहा है। यह है प्रेसिडेंट असद, जिनका तख्ता पलट हो गया है सीरिया में। और सीरिया और असद हमेशा से रशिया के अलाय रहे। हमेशा से जब भी असद को जरूरत थी, कोई हमला उनके ऊपर हो गया, कोई विद्रोह हुआ या सिविल वॉर हुई, तो पुतिन और उनकी आर्मी वहां पहुंच जाती थी। इवन जो उनकी प्राइवेट आर्मी हुआ करती थी वो भी वहां पर अक्सर पहुंच जाती थी। और अभी अगर आप इस चीज को समझना चाहें कि सीरिया रशिया के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी, सीरिया छोटा सा देश है, रशिया तो इतना बड़ा देश है, फिर भी इसके लिए सीरिया इंपॉर्टेंट क्यों था, यह जानने के लिए आपको दो चीजें समझनी है। एक, अभी यूक्रेन में वॉर हो रही है जो कि पुतिन की उम्मीद के हिसाब से कुछ हफ्तों में ही खत्म हो जानी थी, जो कई सालों से चल रही है, जहां पर यूक्रेन को वेस्ट का तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है और वो डटकर रशिया का सामना कर रहे हैं। यहां तक कि रशिया के कुछ रीजन पर भी यूक्रेन ने कब्जा कर लिया था। हमने उन सबको मैपिंग सेशन में कवर किया है। पर इसके बाद अब नई प्रॉब्लम यह है कि रशिया एक ऐसा देश है जो बहुत बड़ी कंट्री होने के बावजूद बर्फ से घिरा रहता है। जितने भी इनके पोर्ट्स हैं वो सब अक्सर, ये वाला इलाका जो आप देख रहे हैं ऊपर का, ये सब आर्कटिक रीजन में पड़ता है, तो बर्फ से हमेशा ढका रहता है। गर्मियों में भी आप इसको ढंग से यूज नहीं कर सकते। और रशिया का मेन दुश्मन है अमेरिका और यूरोप, और यूरोप पर दबदबा बनाने के लिए इनको चाहिए वार्म वाटर पोर्ट्स जो साल भर एक्टिव रहे। इनके पास पोर्ट है यहां पर, यह पोर्ट भी यूरोपियन कंट्रीज के बीच में फंसा हुआ है और बड़ा मुश्किल है इससे ऑपरेट करना, तो उनको एक और आउटलेट चाहिए होता है। और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट उनका एक नेवल फ्लीट जो हमेशा एशिया में लगा होता है, वो होता है सीरिया में। यहां पर अगर आप देखें, एक मैप में देखते हैं, यहां टार्टस में एक नेवल बेस है रशिया की जो सीरिया में स्थित है। अगर आप इस मैप में रशिया को देखो, इतना बड़ा रशिया, लेकिन इनके पास मेडिटेरेनियन सी के लिए कोई एक्सेस नहीं है। अभी यूक्रेन में जंग हो रही है, ये जो जगह है ये है ब्लैक सी, ठीक है, ये है मेडिटेरेनियन सी। तो रशिया के पास मेडिटेरेनियन सी के आसपास कोई ऐसा बड़ा नेवल पोर्ट नहीं है। उसके लिए उन्हें जरूरत हमेशा से रहती थी कि यहां कोई ऐसा देश मिले जो उनको थोड़ी पावर और कैपेसिटी यहां पे बना के दे। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए सीरिया, जहां पर इनका नेवल बेस टार्टस है। इसके अलावा इनकी एक एयरफोर्स की बेस यहां पर है जो इनको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है कि कभी उनको लड़ना पड़ गया तो यहां से भी उनकी नेवी अटैक कर सकती है यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर, खासतौर पर नेटो के कंट्रीज के खिलाफ। इसीलिए हमेशा से रशिया ने कोशिश की कि जब भी सीरिया पर खतरा हो और असद की गवर्नमेंट को खतरा हो तो पुतिन उनकी मदद करते हैं, क्योंकि पुतिन के पुराने दोस्त हैं वो। लेकिन अब मुद्दा क्या उछला है? मुद्दा यह है कि जब सीरिया का यह हिस्सा जिसके ऊपर असद का कंट्रोल हुआ करता था, यह कंट्रोल खत्म हो गया, एक मिलिटेंट ग्रुप ने इनको हरा के इस हिस्से पे कब्जा कर लिया। तो जब ये कब्जा किया गया तो टार्टस का पोर्ट भी रशिया के हाथ से निकल जाना चाहिए था, और ऐसा होना चाहिए था कि ये भी अब जो रिबेल है उनके कंट्रोल में आ गया है, तो शायद वो उसको भी तबाह कर देते। पर रीसेंट न्यूज के हिसाब से टार्टस का जो इनका नेवल बेस है, नेवल फ्लीट है, वो अभी तक सिक्योर्ड है। और इसके पीछे वजह यह है कि एर्दोगान ने एक स्टेटमेंट दी है कि दुनिया में दो ही बड़े लीडर बचे हैं, एक वो खुद और दूसरे पुतिन। ये बातें तब उन्होंने की है जब उसके जस्ट बाद उन्होंने सीरिया पे कब्जा कर लिया। अब टर्की के प्रेसिडेंट का यह स्टेटमेंट कि भाई वो और पुतिन दो ही बड़े लीडर हैं दुनिया के, और उसके अलावा जब रेबल्स ने इस इलाके पे कब्जा किया और फिर भी इनके नेवल फ्लीट को छोड़ दिया, यह दिखाता है कि कहीं कुछ मिली भगत पुतिन की तो नहीं थी एर्दोगान के साथ। अब एक बात और है कि एर्दोगान जो राष्ट्रपति हैं टर्की के, टर्की एक ऐसा देश है जो नेटो का मेंबर है। अब आप पूछोगे इससे क्या मतलब हुआ? नेटो असल में वो ग्रुप है जो अमेरिका और अमेरिका के मित्र राष्ट्रों का ग्रुप है, जिनकी जंग ऑलमोस्ट एक तरह से अभी चल रही है रशिया के साथ। तो इस कहानी में जहां रशिया कमजोर होता दिख रहा था, सीरिया में उसको जरूरत थी कि असद की गवर्नमेंट वहां पर हो। अगर असद वहां पर होते तो आराम से वो मेडिटेरेनियन में जितना चाहे उतना उस नेवल फ्लीट का इस्तेमाल कर सकते थे, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती थी। लेकिन अब वो हार गए। सबको उम्मीद थी कि अच्छा चलो हार गए,
अब इनकी भी यहां पर जो बोरिया बिस्तर इनका बंद हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। अगर भविष्य में ये चालू रहता है तो क्वेश्चन जरूर उठेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो इस रीजन की पूरी डायनेमिक्स को समझो, क्या कहानी है। ये ईरान है, ये सीरिया है। अब एक चीज गौर करने वाली बात है कि सीरिया में सुन्नी मेजॉरिटी है, सुन्नी ग्रुप के लोग ज्यादा हैं, और जो असद थे वो अलावाइट शिया थे। तो यानी कि एक शिया गवर्नमेंट यहां पर रूल किया करती थी सुन्नी मेजॉरिटी के ऊपर, ठीक है। दूसरी तरफ ईरान एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है जहां शियास का शासन है। इराक में जहां लगभग शिया और सुन्नी बराबर संख्या में है, ऑलमोस्ट 19-20 का फर्क है, लेकिन जब से सद्दाम हुसैन की मौत हुई उसके बाद से ईरान के इन्फ्लुएंस की वजह से इस रीजन में जो भी गवर्नमेंट आती है, जो भी सरकार यहां बनती है, वो मेजरली ईरान के इन्फ्लुएंस से ही बनती है। और यहां पर कई सारे ऐसे मिलिटेंट ग्रुप हैं जिनको ईरान सपोर्ट करता है, और यहां पर भी एक शिया डोमिनेशन बनी रहती है। तो अगर आप गौर करो तो ईरान से लेके इराक, इराक से लेके सीरिया तक शिया ही ग्रुप्स का कब्जा एक तरह से था। और इन्होंने यह किया था कि यहां एक देश है जिसका नाम है लेबनान, यह देश है लेबनान, और लेबनान के ऊपर भी जो कंट्रोल है, लेबनान एक ऐसा देश है जहां पर क्रिश्चियंस भी हैं, शियाज भी हैं, सुन्नीज भी हैं, लगभग बराबर मात्रा में, लेकिन इस देश का ऑलमोस्ट कंट्रोल इसकी आर्मी के पास नहीं है। एक ऐसा ग्रुप है जिसका नाम है हिजबुल्लाह, और हिजबुल्लाह भी असल में एक शिया मिलिटेंट ग्रुप है जिसको सपोर्ट कौन करता है, तो ईरान करता है। तो हिजबुल्लाह, सीरिया में असद की गवर्नमेंट, इराक में शिया मिलिटेंट ग्रुप, और ईरान, यहां से लेके यहां तक एक पूरा आर्क ऑफ रेजिस्टेंस बना हुआ था। आर्क ऑफ रेजिस्टेंस, जो ईरानियन या शिया आर्क ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है, जो यहां से यहां तक फैला हुआ था। और इसको ढंग से ऑपरेट करने के लिए जरूरी था कि यहां से उस कोस्ट तक, यानी ईरान पर्शियन गल्फ से लेकर मेडिटेरेनियन तक अपनी पावर को आजमा सकता था। और इसी की वजह से इजराइल हमेशा टेंशन में रहता था कि भाई ईरान हम पर कभी भी हमले कर देता है, क्योंकि ईरान वहीं बैठे बैठे कभी सीरिया से हमले कर सकता है, कभी लेबनान के हिजबुल्लाह के थ्रू हमले करवा सकता है, कभी यहां जो गाजा है, गाजा में जो हमास है, हमास हालांकि शिया ग्रुप नहीं था, एक सुन्नी ग्रुप था, फिर भी पैलेस्टीनियन कॉज के लिए ईरान हमेशा आगे रहता था, वहां से इनके ऊपर हमले करवा सकता था। और ईरान रशिया का बहुत क्लोज दोस्त है, क्योंकि अमेरिका का दुश्मन है। तो रशिया को एक दोस्त यहां मिल गया, रशिया को एक मेडिटेरेनियन का रास्ता यहां सीरिया से मिल गया, और यहां से लेके यहां तक रशिया के लिए भी एक रूट बन जाता था कि अगर सीरिया की गवर्नमेंट वो रहे जिसका संबंध रशिया के साथ अच्छा है, तो पूरे इलाके में वो अपना दबदबा बना के रख सकते हैं। इनके लिए बहुत अच्छा था। दुखदाई किसके लिए था? दुखदाई था अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहते थे कि यहां पर असद की सरकार रहे। इजराइल के सर का दर्द था सीरिया, वो नहीं चाहते थे कि सीरिया में असद की गवर्नमेंट रहे, क्योंकि असद ईरान के साथ मिलकर उस पर हमले करते थे। और सऊदी अरेबिया, यूएसए, टर्की, ये सभी देश नहीं चाहते थे कि यहां पर असद की गवर्नमेंट रहे। सऊदी अरेबिया इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि सऊदी अरेबिया एक सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है जो दुश्मन है ईरान की। इनका मानना था कि जब तक यहां पे असद का कंट्रोल रहेगा तब तक उनका दबदबा यहां नहीं बन सकता। और टर्की के पास तो कई सारी दिक्कतें थी। टर्की सीरिया के ठीक ऊपर स्थित एक देश है। अब टर्की के साथ समस्या क्या है? टर्की की बाउंड्री के आसपास यहां जो लोग हैं कुर्दिश लोग रहते हैं। कुर्दिश लोग इस रीजन में भी बहुत एक्टिव है, यहां भी कुर्दिश लोग काफी सारे रहते हैं। कुर्दिश लोग असल में एक ट्राइबल ग्रुप है जो इस्लाम को ही फॉलो करते हैं, लेकिन इस ग्रुप का ऐसा मानना है कि इन्हें अपना देश चाहिए जो उनको कोई देने को तैयार नहीं। तो कुर्दिश लोगों का स्ट्रगल यह है कि थोड़ा सा सीरिया का, थोड़ा टर्की का, और थोड़ा सा वो चाहते हैं इराक के हिस्से में जहां इनके लोग रहते हैं वो लोग अपना एक आजाद देश बनाएं, जो अभी बनता दिख नहीं रहा। लेकिन टर्किश लोग इसके लिए बहुत स्ट्रगल करते रहते हैं। वो अक्सर टर्की में घुस के हमले भी करते हैं अपने आजादी के लिए, जिसको टर्की मानता है टेररिज्म। और वो कहता है कि कुर्दिश लोग गद्दार हैं, उनके खिलाफ वो हमेशा एक्शन लेना चाहता है। टर्की के सबसे बड़े दुश्मन कोई हैं तो वो कुर्द लोग हैं। वो नहीं चाहता कि कुर्दिश लोगों को कभी आजादी मिले। इनका मुकाबला कुर्दिश लोगों के साथ है। प्लस तुर्की ये भी नहीं चाहता था कि असद की सरकार रहे, ठीक है, क्योंकि इनका मानना था कि असद की वजह से, असद यहां पर है जो एक शिया गवर्नमेंट है, उसकी वजह से सीरिया में सिविल वॉर होती रहती है। बहुत सारे सुन्नी ग्रुप विद्रोह करते रहते हैं। उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत से रिफ्यूजी यहां से निकलकर टर्की में एंटर करते जा रहे थे। इसलिए लगभग सीरिया की आधी जनसंख्या या 1/3 से ज्यादा जनसंख्या
रिफ्यूजी बन चुकी है। जो मेजोरिटी जाती है पहले टर्की में, वहां से यूरोप जाने की कोशिश करती है। तो करोड़ों लोग, कह सकते हैं लाखों लोग, शायद करोड़ों का नंबर भी ओवरऑल गिना जाए तो है वो, जो सीरिया से निकल के टर्की में रिफ्यूजी बन गया। मेजोरिटी जो ग्रुप्स थे वो शिया ग्रुप्स थे जो इन पे कंट्रोल करते थे, और सुन्नी ग्रुप्स के लोग जो भागते थे। तो सुन्नी ग्रुप्स के लोग यहां टर्की में अपनी पनाह ढूंढ रहे हैं, जबकि शियाज का यहां पे कब्जा है। असद ये चाहते थे कि एक तो यहां सुन्नी ग्रुप्स की जीत हो जाए ताकि वो रिफ्यूजीज वापिस आ सके, और दूसरा ऐसा ग्रुप यहां पर कंट्रोल बनाए जिससे वो कुर्द लोगों को भी अच्छे से हरा सके। अभी सीरिया का यह हिस्सा जहां है वहां पर कुर्द लोगों का शासन है। कुर्द लोगों की अपनी खुद की आर्मी है, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, और इनको हथियार और सप्लाई प्रोवाइड किया है इतिहास में यूएसए ने। यूएसए ने इनको हथियार इसलिए दिए थे क्योंकि ये लोग एक समय में यहां पर इस्लामिक स्टेट आईसिस से लड़ रहे थे। तो टर्की का उद्देश्य था कि पहले कुर्दों को हराना है और यहां पर असद को हराना है ताकि यहां पर हमारे रिफ्यूजी हमारे देश से जा सके, और दूसरा यहां पर हम कुर्दों से बाद में लड़के उनको खत्म कर सके। तो हमेशा से टर्की इस बॉर्डर पे अपने मिलिटेंट भेजता रहता था, जिन मिलिटेंट को, जो सुन्नी मिलिटेंट्स होते थे, जिनको वो हथियार देता रहता था। इसके अलावा तुर्की इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ मेंबर ऑफ नेटो। तो नेटो का भी अलाई है, ये अमेरिका का भी दोस्त है। लेकिन अमेरिका का दोस्त होते हुए भी ये देख रहा है कि अमेरिका हमारे सबसे बड़े दुश्मन को हथियार देता रहता था पहले, और अमेरिका के दबाव में ही तुर्की कभी इनके ऊपर डायरेक्टली हमला, अटैक ऐसे बॉर्डर पे कर नहीं पाया फुल मिलिट्री के साथ, क्योंकि अमेरिका ने कंट्रोल कर रखा था। तो तुर्की इंतजार कर रहा था उस मौके का कि कैसे वो असद को भी हराए और कुर्दों को भी एक सबक सिखाए, क्योंकि कुर्द उनके देश में अक्सर हमले करते रहते हैं अपनी आजादी के लिए। ये सब तो समझ गए आप। तो अब हुआ क्या? अब जो यहां पे हमारा सीरिया है, इस पे जो असद की गवर्नमेंट थी उसको सपोर्ट कौन कौन करता था? ईरान उसका बहुत बड़ा सपोर्टर, लेबनान से हिजबुल्लाह उसको सपोर्ट कर रहा होता था, इराक के अलग अलग मिलिटेंट ग्रुप सपोर्ट कर रहे होते थे, रशिया सपोर्ट कर रहा होता था। पिछले 6 महीने में क्या हुआ है? हमास ने एक बड़ी जंग छेड़ दी इजराइल के साथ। उस जंग में ईरान घुस गया है, जिनकी लड़ाई चल रही है। लेबनान में युद्ध चल रहा है जहां हिजबुल्लाह इन्वॉल्व है। सीरिया पर भी इजराइल बम मारा करता था। तो हुआ यह कि सीरियन आर्मी जो है वो यहां फोकस करने लग गई कि भाई इजराइल हमले न कर दे। लेबनान में हिजबुल्लाह के फोर्सेस अपने बॉर्डर पे लग गए, ईरान अपनी सिक्योरिटी में लग गया। तो ये सारे की सारी आर्मीज कमजोर पड़ गई। तो अकेला सीरिया की आर्मी को ही अब ध्यान रखना था अपना कि भाई कोई हमला ना करे, और इसी मौके का फायदा उठाकर, क्योंकि पहले क्या होता था ना, जब सीरिया में कोई खतरा होता था या सिविल वॉर होती थी तो लेबनान की फोर्सेस, जो लेबनान की फोर्सेस है, कौन सी, लेबनान में जो हिजबुल्लाह की फोर्सेस है, वो अपना बॉर्डर पार कर कर आके सीरिया में असद के लिए लड़ते थे, क्योंकि शिया कॉज की वजह से। लेकिन अब क्या हुआ, वो भी बेचारे बिजी थे वहां लड़ाई में, ईरान भी बिजी था, और रशिया के पास एक अलग सरदर्द चल रहा था, क्योंकि उनमें अब लॉन्ग रेंज मिसाइल कभी यूक्रेन से आ रहे हैं, कभी उनको यूके सपोर्ट कर रहा है, कभी उनको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। अभी हो ये रहा है कि यूक्रेन को दिखने लग गया कि ट्रंप की सरकार आने वाली है, तो शायद हो सकता है उन्हें सीज फायर करना पड़ जाए। तो उस बीच में उन्होंने हमले और तेज कर दिए। तो यूक्रेन में रशिया यहां पे लड़ रहा है, ईरान वहां लड़ रहा है। इस चक्कर में एक स्पेस क्रिएट हो गया जहां पर टर्की को लगने लग गया भाई मौका है, लोहा गर्म है, चोट कर दो। और वही उन्होंने किया। रशिया के आसपास जो देश हैं वो सारे नेटो के मेंबर बनते जा रहे हैं। अगर आप रशिया की बाउंड्री को देखो तो ये सारे के सारे कंट्रीज अब नेटो की मेंबर बन चुकी हैं। नेटो के मेंबर बनने का मतलब कि अगर इनके ऊपर हमला होगा तो ये सब साथ मिलकर युद्ध करने की तैयारी कर सकते हैं। तो इसीलिए टर्की एक बहुत बड़ा प्लेयर है यहां पर, जो कि नेटो का भी मेंबर है, अमेरिका का भी दोस्त है। और ये रहा, यहां आपको दिख रहा होगा सीरिया, इस मैप में देखो। तो टर्की हमेशा चाहता था कि किसी तरह यहां से वो एंटर कर जाए। अब उसको मौका लगा, उसने मिलिटेंट्स को सपोर्ट किया, मिलिटेंट यहां अंदर आ गए। और अभी अगर हम इस मैप को देखें तो सीरिया में जो इलाका है, ये रहा टर्की का बॉर्डर, ये ऊपर ये टर्की है। यहां से जो ग्रुप्स थे वो आए, उन्होंने पहले इदलिब पे उनका कब्जा पहले था, फिर एलेप्पो पे कब्जा किया, फैलते फैलते वो पूरा दमिश्कस, होम्स, इन सभी इलाकों पे कब्जा करते करते वो यहां से चले, और लगभग इस पूरे हिस्से पे उनका कब्जा हो चुका है। ये पूरा रीजन अब जो रिबल ग्रुप है एचटीएस, इसके कब्जे में। तो एचटीएस ने इस पूरे हिस्से पे कब्जा कर लिया। एचटीएस एक सुन्नी मिलिट्री ग्रुप है जिसको टर्की सपोर्ट कर रहा था, और कभी कभी कहा जाता है कि सऊदी अरब का भी सपोर्ट इनको ना हो, तो इसलिए इस हिस्से पे उनका कब्जा हो चुका है। तो नियम के हिसाब से टर्की, जो एक नेटो का दोस्त है, नेटो का मेंबर है, उसने इस हिस्से पे कब्जा कर लिया। उसके इन्फ्लुएंस वाले ग्रुप ने इस हिस्से पे कब्जा कर लिया है। तो यहां जो उनका होम्स के पास, यहां जो उनका नेवल बेस है रशिया का, वो तबाह हो जाना चाहिए, लेकिन वो तबाह अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन अब अमेरिका दबाव जरूर बनाएगा। अब ये जब चीजें हो रही थी
तो जिस ग्रुप का नाम एचटीएस है उसका नाम है हयात तहरीर अल शम। ये एक ऐसा ग्रुप है जो एक कैसा ग्रुप है, जो एक शिया ग्रुप है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? नहीं, ये एक सुन्नी ग्रुप है और इसको टर्की का सपोर्ट मिला हुआ है या टर्की का सपोर्ट मिला हुआ है। तो इनके सपोर्ट से इन्होंने हमला किया और इस पूरे रीजन के ऊपर अपना कब्जा कर लिया है। अभी तक इनकी लड़ाई अभी तक इनसे हुई नहीं है। एसडीएफ जो यहां पर कुर्दिश फोर्सेस हैं, इनसे लड़ाई बाकी है, इनसे भी लड़ेंगे ये, लेकिन वो बात की बात है। यहां ऑलरेडी हमला बोल दिया इन्होंने, तो यहां पर वॉर अभी और चलने वाली है। पहले एक समय में यहां पर आईसिस का कंट्रोल हुआ करता था। आईसिस को कुर्द ने हराया, सीरिया की गवर्नमेंट ने की फोर्सेस ने हराया। तब ये सारे ग्रुप जो थे ये सारे अलकायदा के लिए काम किया करते थे। जब इन्हें दिखने लग गया कि अगर हम अलकायदा के साथ रहेंगे तो हमें रशिया भी मारेगा, हमें अमेरिका भी मारेगा, सीरिया से तो हम मार खाएंगे ही खाएंगे, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं हम अलग हो जाते हैं। और अल गुलानी या जुलानी जिनका नाम है, इन्होंने अपना ग्रुप तोड़ के अलग किया और बना दिया हयात तहरीर अल शम, एक ऐसा ग्रुप जो कहता था कि हम सीरिया की इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं। तो इस इंडिपेंडेंस में ये वहां तक पहुंच गए। अब ये बातें हुई और असद भाई को भागना पड़ा सीरिया छोड़कर। उनको कहां जाना पड़ा? रशिया। अब असद की गवर्नमेंट पिछले लगभग 24 साल से चल रही है। इससे पहले इनके फादर जो थे वो रूल किया करते थे। 1965 के बाद से लगातार इनकी पार्टी का कंट्रोल यहां पर रहा है। ये हमेशा से रशिया के एक ट्रू अलाय रहे हैं, जिसकी वजह से रशिया को हमेशा एक संतोष रहता था कि हम मेडिटेरेनियन सी के पास एक बेस लेके बैठे हुए हैं, कुछ भी होगा तो हम वहां तक इन्फ्लुएंस फैला सकते। तो रशिया का कहना था कि वो ईरान, इराक होते हुए सीरिया तक अपना दबदबा हमेशा बना के रखता था। आज से 3-4 साल पहले कुछ भयंकर मिसाइल उन्होंने अपने बॉर्डर से सीरिया पे फायर की थी, जो कि सीरियन रेबल्स को जाके लगे थे। तो अब जो ऐसा हो रहा है, जहां पर एक तरफ इनका मुकाबला इस रीजन में अगर आप आओ यूक्रेन में, तो यूक्रेन में कुछ हिस्सों पर इनकी जो यूक्रेन की फोर्सेस है वो अंदर घुस रही हैं। इनका दबदबा जो पहले 2 हफ्तों में जो हिस्सा इन्होंने कैप्चर किया था लगभग वहीं तक है। लुहांस्क और डोनास्क का जो रीजन था, ये लुहांस्क का रीजन इधर आपको मिल जाएगा और ये डोनास्क का रीजन, तो ये जो इलाके हैं ये इनके कंट्रोल में बहुत पहले ही आ गए थे। उसके बाद ये वहां आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इनके ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं, इनके हाथ से सब कुछ छूटता जा रहा है। उस स्थिति में जब इनके ऊपर लगभग 160 बिलियन से भी ज्यादा जो लोन है वो रशिया का, वो चाइना का हो चुका है। अब इतना लोन चाइना का है, यूक्रेन में इनकी हार हो रही है, सीरिया में इनका एक क्लोज अलाय चला गया, तो सबको उम्मीद थी कि जरूर इसका मतलब है कि पुतिन बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, और वो हो भी गए हैं। क्योंकि अब इसका मतलब यह है कि नेटो को यहां कंट्रोल मिल जाएगा या फिर टर्की का कंट्रोल यहां हो जाएगा। टर्की का कंट्रोल यहां होने का मतलब है इस हिस्से से ईरान का कंट्रोल खत्म हो जाना, यानी इजराइल को चैन की सांस मिलेगी। क्योंकि इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वो ईरान है, और ईरान वाया सीरिया ही इधर अटैक किया करता था, हिजबुल्लाह को सप्लाई किया करता था। तो यहां उनका कंट्रोल घटेगा तो इजराइल को चैन मिलेगा। अमेरिका के लिए खुशी की खबर है ये, क्योंकि अब इसका मतलब यहां पर टर्की और शायद थोड़ा बहुत सऊदी अरेबिया का भी दबदबा बढ़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका के लिए इस रीजन में कंट्रोल बढ़ाने का बड़ा अच्छा मौका मिल जाएगा। आज नहीं तो कल जो रशिया की यहां पर नेवल फ्लीट है वो डिसमेंटल कर दी जाएंगी। तो मेडिटेरेनियन सी में जो कंट्रोल मिलता था रशिया को, जो उनको उम्मीद थी, वो खत्म हो जाएगा। इसी चक्कर में अब रशिया के लिए बहुत बड़ी टेंशन हो गई है वो कि एक तरफ यूक्रेन में हमला बढ़ रहा है, दूसरी तरफ मेडिटेरेनियन सी में जो उनका एक नेवल, जो एक फ्लीट रखने की जगह थी, जो नेवल एयरबेस थी, जो एयरफोर्स की बेस थी, वो भी खत्म होती जा रही है। तो यहां टर्की लेड फोर्सेस, टर्की के इनडायरेक्टली, टर्की का सीधा आर्मी तो नहीं है वो, पर जो एचटीएस है उसको सपोर्ट इनका है, वो यहां पर है। इधर यूक्रेन की इसमें भयंकर सी जंग यहां चल रही है। तो रशिया अब फंस चुका है कि उनके हाथ से एक इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल जगह निकल चुकी है। तो सवाल ये उठ रहा था कि तब एर्दोगन इतनी पॉजिटिव बातें क्यों कर रहे हैं इनके बारे में। तो कहा यह जा रहा है कि शायद इसलिए इतनी पॉजिटिव बातें कर रहे थे कि कोई ना कोई डील इनके बीच में हो चुकी है, जहां पर ये चाहते हैं कि ट्रंप आए, इससे पहले जितना हो सके यहां पर चीजों पर कंट्रोल किया जा सके। और अब बहुत कुछ डिपेंड करेगा इस व्यक्ति के ऊपर, जुलानी, जिन्होंने ये एचटीएस की मूवमेंट को लीड किया है। अब ये व्यक्ति पहले अल कायदा के एक लीडर की रूप में हुआ करते थे। भाई इस व्यक्ति ने जितने इंटरव्यूज दिए सब में मास्क पहन के, या जो प्रॉपर जिहादी गेटअप होता है उसमें, जिसको जो जिहाद करना इनका मेन उद्देश्य था, स्टेटेड गोल था, तो वो उसी कॉस्ट्यूम में आते थे।
लेकिन फिर समय के साथ इन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया। अब ये कहते हैं कि हमारा एक ही उद्देश्य है सीरिया की आजादी और हमने वो हासिल कर ली है। तो अब कहा जा रहा है जिस व्यक्ति के ऊपर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा हुआ था, क्या उसी व्यक्ति के साथ यूएसए अब अपने कनेक्शंस बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा? और उम्मीद है कि वो ऐसा होने वाला है, क्योंकि अगर अमेरिका करीब नहीं गया तो पुतिन कनेक्शन बैठा लेके अपनी चीजों को सेफगार्ड कर लेंगे। तो यहां पर क्योंकि टर्की बीच में है तो उम्मीद की जा रही है कि शायद यूएसए या रशिया में कोई ना कोई एक कंट्री तेजी के साथ कोशिश करेगी कि सीरिया में अपना डोमिनेशन स्टैब्लिश करे। अभी रशिया के पास पैसे भी कम हैं, हथियार भी कम हैं, अलग अलग दिक्कतें वो झेल रहे हैं, तो उनके पास चांसेस कम है, बल्कि मौका दिख रहा है कि शायद यूएसए यहां पर अपना रदबा बनाने में कामयाब हो जाए। तो इसीलिए जो ये सीरिया की ज्योग्राफी है, इस जंग से, इस सिविल वॉर से, हालांकि अगर आप मैप को देखें तो रशिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन प्रॉब्लम रशिया के लिए बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उनका एक दोस्त, उनकी एक नेवल बेस, उनकी एक एयर बेस, तीनों खतरे में। उनका एक क्लोज फ्रेंड जो यहां पर बहुत ज्यादा एग्रेसिवली पुश किया करता था, ईरान, वो कमजोर, अमेरिका को फायदा, इस रीजन में उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसीलिए यह वजह है। और याद रखिए सीरिया में बहुत भयंकर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया गया था असद के द्वारा, जहां उन्होंने केमिकल वेपन्स का भी इस्तेमाल किया था और कई लोगों को मारा गया था। हर एक साल जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाते थे उनका दमन कर दिया जाता था। इसी वजह से सीरिया में जो हो रहा है, इसके पीछे केवल इंटरनेशनल प्लेयर्स ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके पीछे सिर्फ शिया सुन्नी का डिवाइड रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है असद की भी। बशर असद की सरकार में कई ऐसी नीतियां अपनाई गई जहां माइनॉरिटीज का दमन किया गया, जहां उनके विरोधियों का दमन किया गया, लेकिन फिर भी यह माना जाता है कि एटलीस्ट एक एडजस्टमेंट थी, जहां पर नीचे जो क्रिश्चियन लोग हैं, इधर जो शिया लोग हैं, इधर जो सुन्नी लोग हैं, इनके एक एक डोमिनेटेड एरियाज हुआ करते थे। अब जब एचटीएस का कंट्रोल होगा तो एचटीएस की पहली जिहादी माइंडसेट जो थी, अगर वही ज्यादा हो जाएंगी, सलाफी माइंडसेट को अपने दोबारा अप्लाई करते हैं, तो शायद यहां भी जैसा पहले आईएसआईएस पहले यहीं पर एक्टिव था, तो कहीं वही सिचुएशन दोबारा ना आ जाए। तो अब देखने वाली बात होगी होगा क्या, और सबसे इंपॉर्टेंट कि अब रशिया क्या करेगा। मुद्दा यह भी है कि ट्रंप के आने के बाद शायद यूक्रेन में एक सीज फायर एग्रीमेंट हो पाए या शायद कोई एग्रीमेंट हो पाए, पर यह कहानी कुछ ऐसी है जहां चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से दिख रही हैं। इस पूरे इलाके में अलग अलग प्लेयर्स हैं, उनका अलग अलग रोल है, टर्की का, इजराइल का, सीरिया का, हर कोई अपनी डोमिनेशन स्टैब्लिश करना चाहता है। अब एचटीएस ने इस हिस्से पर हमला स्टार्ट कर दिया जहां पर एसडीएफ फोर्सेस यानी जो कुर्दिश फोर्सेस हैं उनके खिलाफ वो हमला करेंगे, और वो हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि टर्की चाहता है कि इनको खत्म किया जाए। रशिया की एयर बेस और नेवल बेस यहां पर है, उसका क्या होगा आने वाला समय बताएगा। अभी तो ये रशिया पहुंच चुके हैं, पर भविष्य में यहां क्या होगा किसी को नहीं पता। एर्दोगान के साथ बढ़ती नजदीकियां पुतिन की एक सवाल जरूर खड़े करती है कि नेटो का एक मेंबर, नेटो जिसे ज्वाइन करने की कोशिश की यूक्रेन ने, तो यूक्रेन के ऊपर हमला बोल दिया। पुतिन ने कहा कि भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वहां का एक इंपॉर्टेंट प्लेयर ये कह रहा है कि नहीं, रशिया के पुतिन और मैं दो ही ऐसे बड़े लीडर हैं वर्ल्ड के। तो ये एक बड़ी ग्लोबल पॉलिटिक्स है जो यहां पे खेली जा रही है, और इसमें ईरान कमजोर हो रहा है, रशिया कमजोर हो रहा है, टर्की के हाथ बहुत सारे अब कार्ड्स आ चुके हैं कि वो कैसे इस स्थिति का इस्तेमाल करेगा अमेरिका के साथ बार्गेन करने के लिए कि भाई एचटीएस के ऊपर तो हमारा दबदबा है। तो अब टर्की, सऊदी अरेबिया, अमेरिका, रशिया तीनों के साथ एक गेम खेल सकता है, इवन ईरान के साथ, कि देखो भाई हमारा इंफ्लुएंस यहां पर है, अब अगर यहां पर पैर जमाने हैं तो हमारी बात पहले सुनो। तो यह है शॉर्ट में कहानी क्यों रशिया अब एक बड़े पॉलिटिकल संकट में फंस गया कि एक तरफ तो हार ही रहे थे, दूसरी तरफ भी हार रहे हैं। टर्की के पास यहां का कंट्रोल आ जाएगा इनडायरेक्टली, तो वो उनके थ्रू नेगोशिएट उन्हें करना पड़ेगा। कंट्रोल लगातार जाता गया है यहां पर। अब वो कहानी है जहां जंग की स्थिति बन रही है। यहां जो इंपॉर्टेंट शहर आपको याद रखने हैं वो है अलेप्पो, इदलिब, हमा, होम्स, डेमास्कस जो इनकी राजधानी है, ठीक है। फिर यहां पर देर अल-जोर, ये वो इलाके हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो आपको याद रखने चाहिए। ये गोलन हाइट्स है जो असल में सीरिया का हुआ करता था, पर इसके ऊपर भी इजराइल का कब्जा है। यहां लेबनान है, साउथ लेबनान के ऊपर हिजबुल्लाह के साथ इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। डेमास्कस के ऊपर भी वो फायरिंग किया करते थे अक्सर। तो ये पॉलिटिक्स है जो यहां शेपअप हो रही है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है कि क्या वजह है, क्यों एर्दोगान ने स्टेटमेंट दी है कि वो और पुतिन दुनिया के दो ही लीडर बचे हैं, और क्या इसका मतलब यह है कि टर्की अब
पुतिन को थोड़ी सिक्योरिटी देगा, थोड़ी इंश्योरेंस देगा कि चिंता की बात नहीं है, आपकी नेवल बेस सिक्योर रहेगी। या फिर ट्रंप के आने के बाद, या फिर इवन जो बाइडेन के टाइम में भी दबाव बनाया जाएगा अमेरिका के द्वारा कि वो बेस खाली कराएं और रशिया को पीछे धकेलें। इसके अलावा आपके लिए इंफॉर्मेशन ये है कि यूपीएससी की फाउंडेशन कोर्सेज हमारी लॉन्च हो चुकी हैं, जो संकल्प और टाइटन 2 नाम से है। टाइटन अगर आप हिंदी में प्रिपेयर कर रहे हैं 2025 के लिए इसे ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश में। हिंदी के लिए प्रहार है, 2026 के लिए संकल्प है हिंदी में, टाइटन में इंग्लिश है। इन कोर्सेज में आपको क्या मिलेगा? एक आपको मिलेंगी जीएस की लाइव क्लासेस विद द बेस्ट फैकल्टीज, प्लस उसका रिकॉर्डेड वर्जन भी आपको मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस करना, क्योंकि नॉर्मली आप पढ़ते जाओगे अपने आपको एसेस कैसे करोगे, कहां तक पहुंचे, कितना आपने सीखा। उस असेसमेंट के लिए जरूरी है कि आप डेली टेस्ट सॉल्व करो। उन डेली टेस्ट को सॉल्व करने के लिए आपको डेली एमसीक्यूज और मेंस के क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है स्टडी मटेरियल की, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या वो कंटेंट स्ट्रक्चर्ड है या नहीं, जो हम पढ़ रहे हैं वो जरूरी है भी या नहीं। तो इसके लिए आपको जीएस की बुक्स मिली जाएंगी जो कॉम्प्रिहेंसिवली एक एक चीज को कवर करती है। अभी हाल में ही मेंस का रिजल्ट आया है और पीडब्ल्यू ओनली आईएएस से कई स्टूडेंट्स ने हमारे अलग अलग इनिशिएटिव से मेंस को क्लियर किया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है और आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, जिसकी फीस कोई 1 या 2 लाख रुपए नहीं, बहुत ही अफोर्डेबल 799 से स्टार्ट है, 7999 से कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप प्रहार, टाइटन और संकल्प या फिर आप कोई और कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, उसकी डिटेल आपको हमारे कोर्सेज से मिल जाएंगी। आप जा सकते हैं, उस पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके आप पोर्टल में जाएंगे, वहां से आप इन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली आईएएस एंड हैव अ वेरी नाइस डे।